हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी वी के क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर 2021, और उसको टारगेट करके हम जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम आज सीटेट जो फरवरी 2014 में हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेहनत से लग जाइए, ज़्यादा समय नहीं है, ताकि हमारा जो है अच्छे से पेपर हो। तो ये पेपर फर्स्ट है, तो इसमें हम सीडीपी की बात करेंगे। तो समय न लेते हुए हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। तो आपका टारगेट दिसंबर 2021 है, जो कि पूरा पैटर्न आ गया है आपके पास, सीबीटी के माध्यम से होगा, तो इसलिए आप लोग मेहनत से लग जाइए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जूम करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि ऑप्शंस दिए हैं कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है, यानी कि स्कोर गुड ग्रेड्स पाया जा सकता है, या वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, या नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो जाएं, या किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखते हैं। दिया है तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। क्योंकि क्या होता है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी की तार्किक क्षमता के साथ साथ उसके सामाजिक विकास की प्रक्रिया को बल प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन दिए हैं सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो पारस्परिक शिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि पारस्परिक शिक्षण जो है वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसका निहितार्थ क्या होता है? सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। तो 2 नंबर जो ये ऑप्शन दिया है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, क्या कहती है? कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो ऑप्शन देखते हैं। दिया है औपचारिक चरण 4 यानी कि कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण 5 यानी कि सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, या पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिकता और विनियमन। तो किसकी बात कर रही हैं कोहलबर्ग के? तो शिक्षिका जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के औपचारिक चरण 4 कानून यानी कि कानून और व्यवस्था की ओर संकेत दे रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत यह मान्यता है कि विद्यार्थियों को दिया गया कार्य यदि तर्क संगत ढंग से वितरित किया जाए तो कार्य का संपादन अधिक प्रभावशाली ढंग से होगा और उनके आपसी विचारों में कानून और व्यवस्था वाली नैतिकता का विकास होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा या स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या परिपक्वता। वह क्या कर रही है?
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वह स्वायत्तता विकसित कर रही है। क्या विकसित कर रही है? स्वायत्तता। क्यों? क्योंकि वह स्वायत्तता को विकसित कर रही है। क्यों? क्योंकि वह अपने आंतरिक मनोभावों से प्रेरित है, यानी कि वह अपनी क्रियात्मक एवं स्वनियंत्रित कर्तव्य की भावना को विकसित कर रही है, ताकि प्रस्तुत कार्यों का न केवल बेहतर संपादन किया जा सके, वरन संपादित कार्य में कुशलता का भी समावेश हो सके। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिए हैं कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान होना चाहिए, या विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, या जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए, या कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि जॉन डीवी इन बातों में यकीन करते थे कि बिना विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, और बिना प्रचार प्रसार के सामाजिकरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है, यानी भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है कौन सा? चलाघात, जिसे अप्राक्सिया बोलते हैं, पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया बोलते हैं, या वाक संबंध रोग जिसे एपेक्सिया बोलते हैं, या भाषाघात एफेसिया बोलते हैं। तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन है? तो भाषाघात जिसे हम एफेसिया बोलते हैं, ये क्या है? भाषाघात एफेसिया जिसे बोलते हैं, ये क्या है? ये भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है, क्योंकि इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस से संबद्ध नहीं है? तो कौन सा आलोचनात्मक सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पहला है कि यह शोधाधारित नहीं है, या दूसरा दिया है कि विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, या प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, या इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। जैसे दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है, बल्कि इस सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि विभिन्न विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता भिन्न होती है और उनके विकास के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, या यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता, या यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, या यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुभव सुसंगत है। तो कौन सा होगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं कहा जा सकता? बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है, क्योंकि इसके कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। तो जैसे आपके जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो एक साथ 2 काम करते थे, यानी कि दोनों हाथों से लिख सकते थे एक साथ में। तो ये जो है क्या होता है कि कई लोग कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं, यानी कि बहुत सारे कौशल होते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद, ऑप्शन देखते हैं कि लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा नियंत्रित करने की आवश्यकता है, या हानिकारक है, यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद हानिकारक हैं क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, या ये अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। ये 4 ऑप्शन दिया है कि लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा कि कक्षा में
विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद जो हैं लाभकारी हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं और कक्षा में विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को बढ़ाना और सामाजिकरण की प्रक्रिया का पठन पाठन होता है और न कि उनमें सामाजिकरण को विकसित रूप देना होता है। तो कक्षाएं जो होती वो क्या होती, पठन पाठन के लिए होती हैं, ना कि सामाजिकरण का विकसित रूप देना होता है। तो बच्चे जो सामाजिकरण सीखते हैं वो समाज में रह के विकसित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था किस लिए, ताकि राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों को शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, या सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, या विद्यार्थियों को उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, या विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विद्यालय यानी विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो कौन किस लिए किया गया था, तो विद्यालय आधारित आकलन इसलिए प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो किस लिए, तो सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि किसी भी विद्यालय का मूल उद्देश्य विद्यार्थी के सामाजिक विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया को मजबूत करना और उनमें तर्क की क्षमता पैदा करना होता है, और क्योंकि इसके माध्यम से कोई भी विद्यालय विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को बल प्रदान करने में सहायक होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन दिया है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, या किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, या प्रश्नोत्तरी परिचालन करना, या स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो निम्न में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। तो ऑप्शन जो दिए हैं उनमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। कैसे, क्योंकि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना दिए गए अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं, क्योंकि स्व आकलन स्वयं में विद्वता व बौद्धिक मूल्य के एक तार्किक स्तर की ओर इशारा करता है, जबकि बाकी तीनों विकल्प क्या करते हैं, पाठ्य संचालन के दौरान कक्षा में विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता के मूल्यांकन और उनकी शिक्षा पद्धति की ओर इंगित करते हैं। तो 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। देखते हैं कौन से हैं, ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है कि क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, या पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था, या अगला देखते हैं ऑप्शन दिया है कि जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए, या निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापक या विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो कौन सा हो जाएगा कि विकल्प जो 4 दिया है, यानी विकल्प जो 4 दिया है कि विकल्प 4 का प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है, और प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रमुख है, और विश्लेषण एक परस्पर मानसिक स्तर को बताता है। इसके माध्यम से मानसिक क्षमता के व्यापक और तार्किक इस्तेमाल को बताया गया है। तो ये जो है सही हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर है कि निम्न में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। तो कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन से दिए हैं। ऑप्शन दिए हैं, पहला है कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, पहला। दूसरा है कि पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, या तीसरा है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। अगला प्रश्न है, पॉइंट है कि इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा कि यदि हम किसी विद्यार्थी के गुणों में, उसकी क्षमता में, उसके व्यक्तित्व में यकीन रखते हैं और उसकी सफलता के प्रति आश्वस्त रहते हैं, तभी हम विद्यार्थियों की सफलता को मूर्त रूप देने में सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि सफलता सिर्फ कार्य से नहीं बल्कि सकारात्मक सोच के संयुग्मन का परिणाम होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका, राइट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिए हैं आत्मविमोह यानी ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कघात यानी सेरेब्रल पैलिसी या पर अभिघातक तनाव या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस या न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो पर अभिघातक तनाव यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पर अभिघातक तनाव जो है विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं, क्योंकि बालक के विकास की प्रक्रिया में अनेक बीमारियां पाई जाती हैं। इसमें आत्मविमोह जिसे ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा अपने आसपास के वातावरण से अनजान रहता है, तथा अगला जो दिया है प्रमस्तिष्कघात जो दिया सेरेब्रल पैलिसी कि इसके दौरान बच्चों में संवेदनशीलता का लोप हो जाता है और उनमें शारीरिक अक्षमता का विकास होता है। और इसी प्रकार न्यून अवधान सक्रिय विकार जो एटेन्यूएशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर दिया है, इसके दौरान क्या होता है, बच्चा किसी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करने में अक्षम होता है। तो हमने इन चारों को जो है समझ लिया इनमें क्या क्या होता है, तो आप इन चारों को अच्छे से समझ लेना, याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्न में से किससे संबद्ध है। ऑप्शन दिए सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, उपचारात्मक शिक्षण से, विभेदित अनुदेशन से, पारंपरिक शिक्षण से। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप विभेदित अनुदेशन से संबद्ध है। किससे, विभेदित अनुदेशन से संबद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस संदर्भ में विभेदित अनुदेशन की प्रक्रिया का सफल तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए जो है इसका तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। ऑप्शन दिए हैं, पहला है कि वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं, या वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, या तीसरा है कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, या बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्की शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है, यानी कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, क्योंकि किसी प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए समुचित है, क्योंकि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता में उच्च गर्व की अवस्था में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने की आदत होती है, जिसका प्रभाव उन्हें निम्न श्रेणी पाने के लिए मजबूर कर सकता है। तो ये जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 17 नंबर है कि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है किसमें, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, या केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। तो विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर केंद्रित होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। वैसे विद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी के विद्यार्थी के लिए योजना का निर्माण किया जाता है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति का भी जन्म होता है कि विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी विद्यालय के ऊपर आ जाती है और वह समावेशी विकास पर जोर देने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 कि बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है कौन सा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, या कक्षा गतिविधियों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, या अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, या अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्यों, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, यही क्या है कि व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ये क्या है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, क्योंकि निस्सहायता से तात्पर्य उस स्थिति या व्यवहार से है जिसमें वह मानसिक रूप से सफलता को लेकर अनिश्चितता या नकारात्मक की स्थिति का अनुभव करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है
तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि क्या करे वो, कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, या मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं, या जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए हैं उसे ले पाएँ उसकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, या घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। क्यों? कि आप यानी कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, क्योंकि सामान्यतः विद्यार्थी जीवन में विद्यालय में लगातार उपस्थित तथा निम्नतम श्रेणी प्राप्त करने में व्युत क्रमानुपातिकता यानी कि उल्टा जस्ट विपरीत का अनुभव करते हैं, या ऐसा संबंध स्वीकार किया जाता है, और सदैव उपस्थित के दौरान ही विद्यार्थी अध्यापक से शैक्षिक लाभ प्राप्त कर सकता है। यानी कि जब तक शिक्षक क्लास में होता है, कक्षा में होता है, तभी विद्यार्थी अच्छे से, या शिक्षक की अनुपस्थिति में विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई करता है या शैक्षिक लाभ प्राप्त करता है। तो ये जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट, मानसिक प्रारूपता यानी मेंटल सेट्स, अगला है मोर्चाबंदी यानी इंरिचमेंट या निर्धारण यानी फिक्सेशन। तो निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो अंतर्दृष्टि यानी ऑप्शन नंबर जो है 1, अंतर्दृष्टि जो है समस्या समाधान को बाधित नहीं करता, क्योंकि अंतर्दृष्टि का सामान्य संबंध किसी विषय वस्तु के संबंध में किसी विशेष कारण अथवा प्रभाव को समझने से है, जबकि अन्य सभी विकल्प क्या हैं? मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी एवं निर्धारण किसी न किसी प्रकार से समस्या समाधान में बाधक हैं। तो ये जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर है कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? तो ऑप्शन देखते हैं। वह बच्चों को समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, कि वह बच्चों को स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, या वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, या वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। तो कौन सा हो जाएगा? कि शिक्षिका बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, क्योंकि इससे बच्चे किसी भी विषय वस्तु को समझकर उसे संक्षिप्त रूप में लिखने में समर्थ हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, और दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? कौन सी कर सकते हैं? कि अधिकाधिक सामान्यीकरण या सरलीकरण या विकासात्मक या अत्यधिक संशुद्धता। तो कौन सी कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विकासात्मक, यानी कि दोनों बच्चे विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विकासात्मक त्रुटि के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा की गई भाषा त्रुटि का संबंध उनके द्वारा सीखी गई प्रथम भाषा से नहीं होता है, बल्कि किसी अन्य भाषा को सीखने के क्रम में की गई त्रुटि से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? यानी संज्ञान भावना या तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। तो परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करना क्या कहलाता है? संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। नहीं, संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है, क्योंकि तनाव प्रत्यक्ष रूप से भावनाओं और किसी विषय वस्तु को संज्ञान में लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है कि यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें, या फिर दूसरा है कि वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है, या विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है।
कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 कि अध्यापक के लिए परामर्श के लिए सबसे बेहतर प्रक्रिया है वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करें, क्योंकि किसी अन्य विकल्प को चुनने की सलाह देना या कुशल विशेषज्ञ द्वारा किसी कार्य या प्रक्रिया को अपनाना बच्चे के क्रमिक और दीर्घकालिक आत्मविश्वास निर्माण में परिस्थिति अनुकूल परामर्श नहीं होगा। तो इसलिए 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? देखते हैं। दिए हैं कि ऑप्शन दिया है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, या अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, या उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होते हैं। तो किसी विद्यार्थी द्वारा उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनने के लिए सबसे कम प्रेरक उपाय क्या होगा? कि उसके द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, क्योंकि यह उपाय विद्यार्थी को अपने कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के स्थान पर उसके आर्थिक पक्ष को अधिक महत्व देता है। किसको? उसके आर्थिक पक्ष को अधिक महत्व देता है। तो ये उपयुक्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दिया है 26 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शन दिया है बैंडूरा, मैस्लो, स्किनर या पियाजे। तो कौन सा हो जाएगा? तो मैस्लो करते हैं। कौन से? मैस्लो। ऑप्शन नंबर जो है 2 मैस्लो दिया है, ये सही है, क्योंकि मैस्लो के विकासात्मक मॉडल में 8 क्रमिक सोपानों को स्पष्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर है कि निम्न में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों को अधिगम प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ावा देना, या अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, या समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, या कालांश की अवधि को 40 से 5 मिनट तक बढ़ा देना, 40 मिनट से 5 मिनट तक बढ़ा देना। तो अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना व सहायता देना कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे अध्यापक के साथ साथ कुछ अन्य गतिविधियों द्वारा अपने सीखने की क्षमता का विकास कर सकते हैं, और जैसे बच्चों को किसी विषय पर आपस में वाद विवाद करने की स्वायत्तता देना, ये इसका उदाहरण हो सकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि 28 नंबर है कि परिपक्व विद्यार्थी ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है कि परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, कि अगला है कि वह अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिपक्वता का संबंध बौद्धिक और भावनात्मक दोनों रूपों में परिपक्व होने से होता है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? क्या हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, या विकास निरंतरती होता है, या अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, या विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार हो सकता है, क्योंकि विकास एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को विभिन्न सोपानों और लक्षणों से गुजरना पड़ता है, और इन्हीं लक्षणों के कारण ही पहली बार आया बच्चा और दूसरी बार आया बच्चा यद्यपि एक ही है किंतु उसकी प्रतिक्रियाएं भिन्न हैं, जो विकास के कारण हुए परिवर्तन को उसके व्यवहार और क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है,
इसका लास्ट है CDP का कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखते हैं, दिया है कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक यानी IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है, या अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा सही हो जाएगा? तो यानी कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, सही कथन है, क्योंकि किसी व्यक्ति की किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिक्रिया उसकी आनुवांशिक बनावट और उसके विकास के क्रम में सीखी या धारण की गई मान्यता से निर्धारित होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है 2014 यानी कि फरवरी 2014 का हमने सीटेट का जो पेपर था उसका CDP हमने कवर किया। इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए, और अब और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।